नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। और हमारी जो नेट जेआरएफ की क्लासें चल रही हैं वो निरंतर आपको मिल रही होंगी, आप उनका आनंद ले रहे होंगे। इसी तरह आपको जो सारे क्लासेस के जो नोट्स से जो पीडीएफ है आपको वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चंस के साथ में। क्या कहा गया है, अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताते हैं। जो अपक्षय की प्रक्रिया है वो हमें क्या बताती है, बताइए फटाफट से, क्या बताने का काम करती है ये। बिल्कुल, क्या बताती है। तो हम बात करें अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताते हैं, तो ये बताते हैं आपके सेल सामग्री का खंडित होना। क्या बताते हैं, सेल सामग्री का खंडित होना। सबको दिख रहा है सही से। चलिए करें शुरुआत इस तूफानी सीरीज के साथ। ठीक, चलिए तो बताना प्रारंभ कर दीजिए। तो अपक्षय की प्रक्रिया बताते हैं हमें, किसको बताते हैं, यह बताते हैं सेल सामग्री का खंडित होना, यानी ऑप्शन सी। आगे बात करूं मैं, अपक्षय की प्रक्रिया सेल सामग्री का खंडित होना बताती है। और अपक्षय जो क्रिया के अंतर्गत सेल वियोजित अथवा विखंडित होकर छोटे छोटे पदार्थों, कणों अथवा अणुओं के रूप में अपने अपने स्थानों पर असंगठित रूप में रह जाती है, जिससे तत्व के अणु अथवा पदार्थ पारस्परिक संगठन से मुक्त हो जाते हैं। आगे बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है स्टेल गाइड्स और स्टेल गाइड माइट्स किसकी निपेक्षित भू आकृतियाँ हैं। तो किसकी है, चूना पत्थर प्रदेश की। किसकी, चूना पत्थर प्रदेश की। थोड़ा सा पढ़ देते हैं इनके बारे में। भूमिगत कंदराओं में, किसमें, भूमिगत कंदराओं में जब युक्त जल सरंध्र सेलों से होकर नीचे आता है और उसके कारण कंदरा की छत से नीचे गिरता हुआ जल टपकने लगता है, क्योंकि जल के साथ घुलन क्रिया द्वारा चूने के साथ कई तत्व घुले रहते हैं। अतः सूक्ष्मता के कारण जैसे ही CO2 गैस जल से मुक्त होता है, तब जल के साथ घुले हुए पदार्थ कंदरा के छत के निचले स्तर पर क्या हो जाती है, निक्षिप्त होने लगती हैं। और इस क्रिया के जारी होने पर रहने पर नीचे की ओर विस्तार होने लगता है, जिससे ये कंदरा की छत से नीचे लटकते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, ऊष्मा बजट बताता है। और ऊष्मा बजट क्या बताता है, वो बताता है आपका अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रेडियो क्षमता में संतुलन को। किसको, जो आपके एक तो अंदर आने वाले और बाहर आने वाले हैं उन रेडियो क्षमता को बताने का काम करता है, वो बताता है आपका ऊष्मीय बजट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूं मैं आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है और जो संकेत हैं उनके बारे में बताना है। जैसे अंटार्कटिका सहस्तिथि को हमने डबल ए के नाम से, अंटार्कटिका को ई के नाम से, भूमध्यरेखीय सहस्तिथि को टी के नाम से, और उष्णकटिबंधीय सहस्तिथि को ए के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नदी अपरदन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियों का सही अनुक्रम है। तो वो क्या है आपका, पहले चिप्रिका बनेंगे, फिर जलप्रपात, फिर जालोड़ पंख और संप्राय मैदान। तो ये इनका क्या है, सही है। नदी अपरदन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो आपका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, चिप्रिका, जलप्रपात, जालोड़ पंख और संप्राय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए पहले थोड़ी सी इसकी व्याख्या। ठीक है, नदी अपरदन चक्र के दौरान देखिए भू आकृतियों का सही अनुक्रम, पहले चिप्रिका है, फिर जलप्रपात, फिर जालोड़ पंख, फिर संप्रवाह मैदान। ठीक, जब किसी स्थान पर नदियों का जल अधिक ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिप के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर आता है या गिरता है, उसे हम क्या कह देते हैं, जल प्रपात। जैसे कोई नदी है जिसका जल है जो एकदम से नीचे की ओर गिरेगा, इसे हम किस नाम से जानते हैं, जल प्रपात के नाम से जानते हैं। और चिप्रिका में क्या होता है, ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम ढाल सामान्य होता है, यानी कि इसकी अपेक्षा क्या होता है, उसमें अपेक्षा कम ढाल अथवा सामान्य
देखने को मिलता है। आगे कथन और कारण है, क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए गए हैं। क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए गए हैं। कारण समताप मंडल की तुलना में क्षोभ मंडल में तापमान भिन्नता कम खतरनाक है। और इसमें दोनों ही सही हैं, परंतु इसकी व्याख्या नहीं करता। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे वायुमंडल में मानव जनित, किसमें? वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण के प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के प्रगामी तापन को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। क्या कहते थे हम? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। और पृथ्वी के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प हरितगृह की तरह व्यवहार करती हैं, क्योंकि ये सौर्य विकिरण को धरातल तक पहुँचने में कोई बाधा उपस्थित नहीं करती हैं। परंतु जब पृथ्वी से होने वाले बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण खासकर अवरक्त तरंगों को सोख लेती हैं तथा उन्हें भूतल की ओर पुनः प्रत्यावर्तित कर देती हैं, जिस कारण धरातल ये सतह निरंतर गर्म होती रहती है। और हरितगृह की विशेषता वाली गैसें को हरितगृह गैस कहते हैं, क्योंकि ये दोनों की व्याख्या एक दूसरे को भिन्नता रखती है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7, मृदा जल बजट विकसित किया गया था। मृदा जल बजट है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, वो आपको बताना है। चलिए तो मृदा जल बजट विकसित किया गया था, ये विकसित किया था आपके थॉर्नथवेट के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नथवेट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के क्षेत्र में संबंध में सही अनुक्रम है। यानी विश्व का सर्वाधिक बड़ा सर्वाधिक गहरा महासागर की बात करते हैं तो हमारा कौन सा आता है? प्रशांत महासागर। उसके बाद में प्रशांत महासागर की गहराई होने के कारण ही इस महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त पाया जाता है, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। वापस से प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर, इनका सही क्रम है। बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है? तो बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलती है बड़े समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का उपसमूह। किसका? बड़े समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र का उपसमूह देखने को मिलती है, वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे लघु जलवायु विज्ञान का संबंध जिस विद्वान से है उसका नाम है वॉरेस्टर। उनका नाम क्या है? वॉरेस्टर। और भू आकृति विज्ञान का बॉर्ड, और मौसम विज्ञान ग्रिफिथ टेलर, और जल विज्ञान को पीटरसन। जल विज्ञान पीटरसन, मौसम विज्ञान ग्रिफिथ टेलर, भू आकृति विज्ञान बॉर्ड और लघु जलवायु विज्ञान वॉरेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में बाढ़ चादर शीट फ्लड। कौन सी? शीट फ्लड एक महत्वपूर्ण निर्माणक प्रक्रम है। कारण क्योंकि शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के साथ अल्प विधि की वर्षा होती है, वो हमको बताना है। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही उस क्लास में चर्चा की थी। बिल्कुल। तो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में चादर या शीट फ्लड एक महत्वपूर्ण निर्माणक प्रक्रम है, ये कथन सत्य है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है? तो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का निर्माण। देखिए ये आपके देखना राजस्थान के ऐसे कौन से एग्जाम्स के अंदर हाल ही में पूछा गया था ये, ठीक है ना, कि स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है। कागज उद्योग कच्चे माल पर है, सीमेंट कच्चे माल पर है, एल्यूमिनियम कच्चे माल पर होता है, जबकि ये स्वच्छंद उद्योग को हम इलेक्ट्रॉनिक वाले को इसको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 13, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की शीतकालीन स्थिति में किसके बीच घटती बढ़ती है? तो वो हमें बताना है किसके बीच घटती बढ़ती है। तो ये घटती है आपके 20 से 35 डिग्री अक्षांशों के बाद। जो जेट स्ट्रीम है भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से जेट स्ट्रीम देखने को मिलते हैं, ये 20 से 30 डिग्री के बीच में 35 डिग्री के मध्य देखने को मिलते हैं। देखिए उपोष्ण कटिबंध जेट स्ट्रीम की शीतकालीन स्थिति 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच घटती बढ़ती है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की स्थिति धरातलीय उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब की पेटी से ऊपर उत्तरी क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ होती है? उत्तरी क्षोभ मंडल में स्थित होती है। ठीक, आगे बात करते हैं हम। ये
30-35 अक्षांशों के मध्य होती है। इस पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। ध्रुवीय बाताग्र जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक नियामक होती हैं। इन्हीं को हम 30 से 35 डिग्री को हमें एक और जो अक्षांश होते हैं उन्हें हम अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। यदि किसी प्रदेश के बृहत्तम नगर की जनसंख्या 8 लाख है तो जिप के श्रेणी आकार नियम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो क्या होगी? 2 लाख। ठीक, तो ये थोड़ा सा सूत्रबूत्र है, छोड़ो इसको। सीमांत की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए, सीमांत बाहुमुखी होता है, बिल्कुल सही है। सीमांत अंतर्मुखी भी होता है, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक जनजातीय समाजों के बीच सीमांत सामान्यतः किसी व्यक्ति की भूमि नहीं कहलाता, लेकिन सीमांत मंडल जोन है, ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये विशेषता नहीं है। बाद में सीमांत बहुमुखी, अंतर्मुखी, और ये क्या बताता है? सीमांत सामान्यतः किसी व्यक्ति की भूमि नहीं कहलाता। आगे सीमांत शब्द फ्रंटियर शब्द लैटिन भाषा के फ्रांस तथा फ्रेंच भाषा शब्द फ्रंट से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रदेश होता है, अर्थात यह एक क्षेत्र का बोध कराता है जो पृष्ठभूमि के आगे स्थित रहता है। इस प्रकार सीमांत की मुख्य विशेषता निम्न है। सीमांत क्षेत्रीय होते हैं, सीमांत बाहा उन्मुखी होते हैं, सीमांत दो पड़ोसी देशों के मध्य एकीकरण का कार्य करते हैं, और सीमांत दो भौगोलिक प्रदेशों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में स्थित होता है। सीमांत प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक होते हैं, और सीमांत भूतकाल से संबंधित होते हैं और ये अपकेंद्रीय शक्तियों को व्यक्त करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 16, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप निर्धारित होता है। तो किसके द्वारा होता है? ये स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा। किसके द्वारा? स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा निर्धारित होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, धर्मों के निम्नलिखित समूह में से किसका मध्य पूर्व में उद्गम हुआ था? वो हमें बताना है। तो मध्य पूर्व में हमें देखने को मिलता है किसका? यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, जो अभी हाल ही में चर्चाओं में है। फिलिस्तीन और इज़राइल, वहाँ पर इन तीनों धर्मों के संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण यरूशलेम या जेरूशलेम में देखने को मिलता है। जो एक तो मुस्लिमों की बात करें हम तो इस्लाम धर्म का ये तीसरा महत्वपूर्ण है, मक्का मदीना के बाद में महत्वपूर्ण स्थान है। और वहीं ईसाइयों का और वहीं हमें किसका देखने को मिलता है? यहूदियों का। ठीक है ना? तो याद रखना, धर्मों के निम्नलिखित समूह में से किसका मध्य पूर्व में उद्गम हुआ? यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म का। देखिए, यहूदी धर्म का इस्लाम 13वीं शताब्दी में जेरूशलेम में हुआ था। यहूदी जेरूशलेम को पवित्र भूमि मानते हैं। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में अरब देश में हुआ, जिसके संस्थापक प्रवक्ता हजरत मोहम्मद साहब थे। ओजोन क्षीणता का परिणाम हो सकता है, तो बिल्कुल त्वचा संबंधित कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एंथ्रोपोजियोग्राफी शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? एफ रेडजेल ने। किसने लिखी थी? एफ रेडजेल ने। ठीक है, आगे लिखी थी। रेडजेल वास्तव में सामाजिक डार्विनवाद की विचारधारा के समर्थक थे। इनको राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। रेडजेल के समय में ही भौतिक बनाम मानव भूगोल की वैधता का विवाद प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हम्बोल्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मॉस कहाँ क्षेत्रीय कार्य यानी फील्डवर्क करने के बाद लिखी थी? तो हम्बोल्ट की पहले तो याद रखना कॉस्मॉस है, और उनके कहाँ पर काम किया था? उन्होंने किया था दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के बाद उसके बाद उन्होंने पुस्तक लिखी थी कॉस्मॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भौगोलिक लेखों कृतियों में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपकी इमैनुएल कांट के द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? इमैनुएल कांट के द्वारा। किसमें? भौगोलिक लेखों कृतियों में दार्शनिक दृष्टिकोण। तो दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? इमैनुएल कांट को। और क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन्स नामक पुस्तक की प्रकाशित की थी। आगे आपका
ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी नामक पुस्तक का संपादन किसने किया था? तो वो किया था ग्रिफिथ टेलर ने। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। और इन्हें नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। रेड जेल की बात करें हम, रेड जेल को कहा जाता है आपके किसका? राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। एक तरफ योगदान क्षेत्र है और दूसरी तरफ विद्वान है, तो कौन से संबंधित है? चलिए फटाफट से बताइए कौन सा किससे संबंधित। जैसे मैं बात करूँ सोबर का संबंध आता है सांस्कृतिक भूगोल से, टापे का संबंध आता है परिवहन भूगोल से, और एल.सी. किंग का संबंध आता है भूआकृति विज्ञान से, और बेकर का संबंध आता है कृषि भूगोल से। एक तरफ मॉडल अवधारणा और दूसरी तरफ विद्यमान है। जैसे मैं बात करूं मॉडल अवधारणाओं में आपके विद्यमान है क्रिस्टालर, और उन्होंने दी थी आपके केंद्र स्थल सिद्धांत। कौन सा दिया था केंद्र स्थल सिद्धांत? क्रिस्टालर। रेवेस्टीन ने दिया था प्रवास के नियम, और टांसले ने दिया था पारिस्थितिकी तंत्र। टांसले ने क्या दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र। और लुशियन फेब्रे ने दिया था संभववाद। क्या दिया था? संभववाद। लुशियन फेब्रे ने दिया संभववाद, टांसले ने दिया पारिस्थितिकी तंत्र, और रेवेनस्टीन ने दिया प्रवास के नियम, और क्रिस्टालर ने दिए केंद्र स्थल के सिद्धांत। आगे फिर वही एक को दो के साथ में मिलाना, राज्य और जनजातियों को। चलिए मिलाते हैं। जैसे मैं बात करूं मिकिर जनजाति, मी से मिकिर और मैं से मेघालय के अंदर देखने को मिलती है। कोरबा जनजाति छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, और आपके थारू जनजाति है कहाँ पर देखने को मिलती है? ये उत्तराखंड में देखने को मिलती है। और आंग मिलती है अंडमान एवं निकोबार में। आंग अंडमान निकोबार, थारू उत्तराखंड, कोरबा छत्तीसगढ़, मिकिर मेघालय के अंदर देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक माना जाता है? तो हमने इसकी बात कर ली। कौन सा कम माना जाता है? वो है चतुर्थक। ठीक है ना। और जब चतुर्थक ना हो ऑप्शन में तो वो माना जाएगा हमारा प्राथमिक सेक्टर। ठीक है ना। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरणीय संसाधन समझा जाता है, यानी जिसको हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते? वो अनवीकरणीय है। उसमें कोयला होता है, क्योंकि पशुओं का हम वापस उपयोग कर सकते हैं, वनों को हम वापस लगा सकते हैं, और जल को फिर वर्षा आने के बाद में पुनः संग्रहित क्या कर सकते हैं? पुनः संग्रहित कर सकते हैं। कृषि दक्षता के माप की विधि किसने विकसित की थी? कृषि दक्षता का जो माप है उसकी विधि विकसित करने का श्रेय जाता है आपके एस.एस. भाटिया को। किसको? एस.एस. भाटिया को। इन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए कृषि दक्षता के माप की विधि का प्रयोग किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? भारी उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा आदर्श संयोजन है? तो कौन सा है? कोयला, इस्पात, जल। कौन सा? कोयला, इस्पात, जल। भारी उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा आदर्श संयोजन है? आपका कोयला और इस्पात और जल। क्योंकि भारी मात्रा में अगर उद्योगों की स्थापना करनी है तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में आपको कच्चे माल होना चाहिए। अगर जैसे लोहे और कोयला से आधारित जो उद्योग हैं वो कच्चे माल के नज़दीक स्थापित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा दर्शन अगस्त्य कॉम्टे द्वारा विकसित की गई थी? तो कौन सी थी वो? आपके प्रत्यक्षवाद की। किसकी थी? प्रत्यक्षवाद की। आगे प्रत्यक्षवाद की विचारधारा ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा विकसित की गई थी। ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा इस विचारधारा का विकास 1830 के दशक में फ्रांस में हुआ था। और प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो ज्ञान को तथ्यों और तथ्यों के बीच संबंधों तक सीमित करता है। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 31, अनुक्रमिक स्वामित्व अब यू पेंस की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपके डी.एस. बटलेसी के द्वारा। किसके द्वारा? डी.एस. बटलेसी के द्वारा। अनुक्रमिक स्वामित्व की अवधारणा का प्रतिपादन डी.एस. बटलेसी ने किया था, और इन्हें विश्व के 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है ना। द रीजन्स ऑफ एग्रीकल्चर जो इनका शोध पत्र था उसके द्वारा ये 13 कृषि प्रदेशों में करते हैं, और उनके लिए आधार रखते हैं 5 कि किन किन आधारों पर किया जाएगा। चलिए 32वां, प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संतुलन विकास। कौन सा? संतुलन विकास।
प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य संतुलन विकास होता है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है विभिन्न परिस्थितियों और क्षेत्रों के बीच पारंपरिक, सांस्कृतिक और प्रादेशिक समायोजन का पूर्वानुमान करना और प्रायोजन को संभव बनाना। ये तो किसका था? यह था राधा कमल मुखर्जी का। प्रतिचुंबक काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना से। प्रतिचुंबक या काउंटर मैग्नेट की अवधारणा का संबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना से है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संकल्पना का उद्भव 1959 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए और दूसरे को आर का नाम दिया गया। चलो सीधे नाम पढ़ो अब तो। रेड जेल की लेवेंस रॉय की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि राज्य जीव के समान होता है। ठीक, रेड जेल निश्चयवादी थे और डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत से प्रभावित थे। इनमें से कौन सा सही है? तो बिल्कुल हम बात करते हैं कि रेड जेल ने लेवेंस रॉय की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि राज्य जीव के समान होता है। बिल्कुल सही है ये तो। रेड जेल निश्चयवादी थे और डार्विन की योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत से प्रभावित थे। ये भी कथन सत्य है, यानी कि दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 35 है, जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा के संचयन के कारण आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होने वाली मृदा को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मृदा उत्पन्न होती है? यहाँ पर होती है आपकी पीठ मृदा। कौन सी मृदा? पीठ मृदा। तो जैव पदार्थों की बड़ी मात्रा में संचयन के कारण आर्द्र प्रदेश में उत्पन्न होने वाली मृदा को पीठ मृदा कहते हैं। और पीठ मृदाएं नम जलवायु में बनती हैं। सड़ी गली वनस्पति से बनी पीठ मिट्टियों का निर्माण केरल तथा तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में हुआ। इन मृदाओं में जैविक पदार्थों में घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, किंतु इनमें पोटास तथा फास्फेट की कमी देखने को मिलती है। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 36। कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी घाटी के पूर्व में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आपके पश्चिमी आंध्र प्रदेश को और पश्चिमी महाराष्ट्र के घाट को कहा जाता है। इधर से तमिलनाडु वाला भाग भी आ जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। और 37 है, भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? हम बात करके ही आए थे थोड़ी देर पहले। कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल महाराष्ट्र राज्य है। इसके लिए 13 से 24 डिग्री तापमान की, 40 से 60 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान तथा उत्तरी महाराष्ट्र में सोयाबीन उत्पादक जिले और राज्य हैं। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको याद रखना है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। सोयाबीन का पूछता है तो किसका है? कौन सा है? मध्य प्रदेश। और गेहूं के लिए 10 से 15 डिग्री सेंटीमीटर तापमान की आवश्यकता होती है, सेल्सियस की सॉरी। और 80 डिग्री किसकी? वार्षिक वर्षा की। और प्रमुख उत्पादक में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश आते हैं। आगे आपका, भारत के किस राज्य में गेहूं की प्राप्ति प्रति हेक्टर उत्पादकता है? तो कहाँ पर देखने को मिलती है? पंजाब के अंदर। कहाँ? पंजाब में गेहूं की प्रति हेक्टर उच्चतम उत्पादकता पाई जाती है। यद्यपि यहाँ राज्य के सभी भागों में गेहूं की खेती होती है, परंतु 6 जिले लुधियाना, संगरूर, फिरोजपुर, फरीदकोट, पटियाला, अमृतसर राज्य के 66% गेहूं का उत्पादन करते हैं। सिर्फ 6 जिले। और लुधियाना राज्य अकेले ही पंजाब का 12% और देश का 2.6% गेहूं उत्पादन करता है। कौन सा? लुधियाना। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 2004 में सुनामी द्वारा भारत का कौन सा स्थान बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो आपको याद रखना है कौन सा था वो स्थान? नागापट्टिनम। कौन सा था? नागापट्टिनम। और नागापट्टिनम 2004 के सुनामी में सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इस सुनामी का केंद्र सुमात्रा, इंडोनेशिया था और ये दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों को प्रभावित किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे मापक का मानचित्र है? वो हमको बताना है।
तो वो है आपका विश्व एटलस मानचित्र। विश्व एटलस मानचित्र क्या करता है, छोटे मापक का मानचित्र है और इसका जो अनुपात है वो कितना है, 1:50,000 से अधिक प्रतिशत भिन्न वाले छोटे मापक मानचित्र होते हैं। दूर संवेदन में 4 विभिन्न प्रकार के रेजोल्यूशन होते हैं, उन्हें उपयोग करने के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो उनका सही अनुक्रम क्या है, सबसे पहले स्थानिक, स्पेक्ट्रम सी और रेडियो सक्रिय और कालिक। आगे क्वेश्चन नंबर 43, प्रकीर्णन या डिस्पर्शन का माप कौन सा है, तो कौन सा है आपका मानक विचलन। कौन सा, मानक विचलन। और मानक विचलन एक संतोषजनक वैज्ञानिक विधि है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। समाश्रयण रिग्रेशन विश्लेषण का प्रतिपादक कौन था, तो आपके इसके थे फ्रांसिस डी गाल्टन। कौन, फ्रांसिस डी गाल्टन। क्लार्क तथा इवांस निकटतम पड़ोसी विश्लेषण सूचकांक के प्रतिपादक थे। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के प्रतिपादक। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, क्लार्क व इवांस पड़ोसी विश्लेषण सूचकांक के और समाश्रण यानी रिग्रेशन विश्लेषण के प्रतिपादक थे फ्रांसिस डी गाल्टन। भारत के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में अवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी देखने को मिलेगी हमें, महानदी। महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी कृष्णा और कृष्णा के बाद कावेरी देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क अभिगम्यता को किसके द्वारा बेहतर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, सड़क अभिगम्यता को बेहतर रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है प्रवाह मानचित्र के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो, एक को आपको पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ के बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, लेखांश का केंद्रीय विषय किससे संबंधित है। तो लेखांश का केंद्रीय विषय है वो वैज्ञानिक क्रांति का इतिहास से संबंधित है। किससे, वैज्ञानिक क्रांति के इतिहास से। क्वेश्चन नंबर 48, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की बड़ी संख्या का मूल किसमें है। तो आपको किसमें देखने को मिलेगा, 18वीं शताब्दी में। थोड़ा सा आगे, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की बड़ी संख्या का मूल 18वीं शताब्दी में है। 18वीं शताब्दी के अंत तक सिद्धांतों के समूह विकसित हुए तथा प्रकट होते चले गए और क्या हुए, ज्ञान के तार्किक विभाग बन जाते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 49 और 49 कह रहा है, कांट की अवधारणाएं जिनमें विधियां क्यों 18वीं शताब्दी में स्वीकार थीं। तो वो इसलिए थी कि सिद्धांत का विकास और उसका सत्यापन संभव था। क्या था, 18वीं शताब्दी के अंदर उनका विकास और क्या सत्यापन संभव हो सका। कांट की अवधारणाओं में विभिन्न विधियां 18वीं शताब्दी में स्वीकार्य थीं क्योंकि इसके कारण इस समय सिद्धांत का विकास और सत्यापन संभव हुआ। अंतिम महान बहुशास्त्रज्ञ कौन थे। तो आपके कौन थे वो, न्यूटन। अंतिम महान बहुशास्त्रज्ञ हम्बोल्ट थे क्योंकि हम्बोल्ट पृथ्वी से संबंधित विभिन्न अधिकांश ज्ञान के ज्ञातक थे। ठीक है ना। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जिनको लेकर के हमने चर्चा की। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम कल किसी नई कक्षा के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।